गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना। आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के आधार पर हम मैसय और लयसय ज्ञात करना। मैसय होता है महत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य की परिभाषा क्या होती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है उसे हम कहते हैं उन संख्याओं का मैसय या महत्तम समापवर्तक। ये हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.6 में। उसके बाद प्रश्नावली 3.7 में हम सीखेंगे लयसय ज्ञात करना, यानी कि संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। और लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। तो एक एक टॉपिक करके हम सीखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 3.6, जिसमें पहला प्रश्न दिया है निम्नलिखित संख्याओं के मैसय हमें ज्ञात करने हैं, जिसमें हमें पहली संख्या दी है इसने ए पार्ट में 18 और 48। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो 18 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 का भाग जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 का भाग जाएगा, 1 आएगा। तो हमारे पास 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद में हमें 48 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, कितना आएगा? 24, फिर 2 का भाग जाएगा 12, फिर 2 का भाग जाएगा 6, 2 का भाग करेंगे 3, फिर 3 का भाग करेंगे 1। तो हमारे पास 48 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में हमारे पास है 3। अब हमें क्या करना है? महत्तम समापवर्तक के लिए हमें इसमें उभयनिष्ठ संख्याएं देखनी हैं। तो इसमें पहले तो 2 उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है। उसके बाद 3 भी उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है। अब इसमें 3 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें 2-3 बार और है लेकिन इसमें एक ही बार है। तो हमें क्या करना है? मैसय के लिए इनकी उभयनिष्ठ संख्याएं लेनी हैं और जो उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल होगा वही इसका मैसय होगा। तो मैसय क्या बन जाएगा इसके लिए? ये बनेगा उभयनिष्ठ संख्याओं में से 2 आ गया और यहाँ से 3 आ गया। तो इनके जो गुणनफल है वो क्या बना? 6। तो 18 और 48 का जो मैसय है वो कितना है? 6। इसी तरह से हमें इसका बी पार्ट दिया है। बी पार्ट में कहा है 30 और 42। तो 30 और 42 के लिए सबसे पहले हमें 30 और 42 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 30 में 2 का भाग देंगे 15, 3 का भाग जाएगा 5 और 5 का भाग देंगे आ जाएगा 1। तो 30 बराबर क्या बन जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 5। उसके बाद में 42 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग करेंगे 21, 3 से भाग करेंगे 7, 7 से भाग करेंगे 1, यानी कि 42 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणा 3 गुणा 7। अब हमें इसके लिए मैसय ज्ञात करना है और मैसय के लिए हमें लेना है इसमें उभयनिष्ठ। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 2 दोनों में आ रहा है, इधर 3 दोनों में आ रहा है, लेकिन 5 इसमें नहीं है और 7 इसमें नहीं है। तो ये कॉमन नहीं आएगा। क्या बनेगा? 2 गुणा में 3 क्या आ जाएगा हमारे पास? 6। तो इन दोनों का मैसय भी कितना है? 6। उसके बाद में हमारे पास है सी पार्ट और सी पार्ट में संख्याएं दी हैं हमें 18 और 60। तो हम 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 18 में पहले 2 का भाग देंगे 9, 3 का भाग देंगे 3, 3 का भाग देंगे 1। तो हमारे पास 18 बराबर क्या बन जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 3। 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग देंगे 30, 2 से भाग जाएगा 15, 3 से भाग जाएगा 5 और फिर 5 से भाग जाएगा 1। तो 60 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ से मैसय क्या बनेगा? मैसय के लिए उभयनिष्ठ संख्याएं देखनी पड़ेंगी। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है? 2 और क्या उभयनिष्ठ है इसमें? इन दोनों में 3 उभयनिष्ठ है। 3 अब इसमें नहीं है और 5 इसमें नहीं है, 2 भी इसमें नहीं है। तो उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल लेंगे तो इसका भी हमारे पास जो मैसय है वो कितना आ गया? 6। अब हम इसका डी पार्ट लेंगे और डी पार्ट में हमारे पास जो संख्याएं दी हैं वो हैं 27 और 63।
तो 27 और 63 का हमें पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। 27 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 9, फिर 3 का भाग जाएगा 3, फिर 3 का भाग देंगे 1। तो 27 बराबर क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया है 3 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद हमें 63 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। पहले ये 3 से भाज्य होगा 21 आएगा, फिर 3 से भाग जाएगा 7, फिर 7 से भाग जाएगा 1। तो 63 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 7। यहाँ से मैं से निकालेंगे और मैं से के लिए हमें लेना होगा कॉमन संख्या, उभयनिष्ठ संख्या। यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, अब इसमें 3 नहीं है, इधर 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो उभयनिष्ठ नहीं आ सकता। तो उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणा करेंगे, कितना आ गया 9। तो हमारे पास मैस है कितना आ गया इसका 9। तो हमारा जो डी पार्ट है वो सॉल्व हो गया। अब हम इसके ई पार्ट की संख्याएं लेंगे और ई पार्ट में हमें जो संख्याएं दी हैं वो है हमारे पास 36 और 84। तो ई पार्ट में है 36 और 84। 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग आएगा 18, 2 से भाग देंगे 9, 3 से भाग देंगे 3, 3 से भाग देंगे 1। तो 36 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद में हमारे पास है 84। 84 में भाग जाएगा 2 का भाग देने पर आएगा 42, फिर 2 का भाग देंगे 21, 3 का भाग जाएगा 7, 7 का भाग देंगे हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमारे पास 84 बराबर क्या बनेगा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब यहाँ से उभयनिष्ठ संख्या देखेंगे मैं से के लिए। तो उभयनिष्ठ संख्या क्या है 2 उभयनिष्ठ हैं, फिर हमारे पास 2 उभयनिष्ठ हैं, फिर 3 उभयनिष्ठ है। इन तीनों में से उभयनिष्ठ संख्याओं में संख्या लेंगे 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो इनका जो मैस है वो कितना आ गया 12। उसके बाद में हमारे पास है एफ पॉइंट में हमें जो संख्या दी है वो है 34 और 102। तो हमारे पास है 34 और दूसरी संख्या है 102। 34 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे 17, 17 से भाग देंगे आ जाएगा 1। तो 34 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 17। उसके बाद में 102 में भाग देंगे तो हमारे पास 2 का भाग देंगे कितना आएगा 51, 3 का भाग देंगे 17, फिर 17 का भाग जाएगा कितना आ जाएगा हमारे पास इसमें आएगा 1। 102 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 17। यहाँ से मैं से क्या बनेगा मैं से आएगा इसके लिए, ये कॉमन है इसमें 2, उसके बाद इसमें 17 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 गुणा 17 क्या बन जाएगा हमारे पास इसका मैस है, ये मैस है आ जाएगा 34। तो हमारा एफ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका जी पार्ट लेंगे और आगे वाले पार्ट में हमारे पास 3 संख्याएँ दी हैं। तो जी पार्ट में हमें जो 3 संख्याएँ दी हैं वो कौन कौन सी संख्याएँ हैं। पहली संख्या है 70, फिर 105, फिर 175। तो जी में है हमारे पास 70, 105 और फिर है 175। 70 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 पर भाग देंगे 35, अब ये 5 पर भाग जाएगा, 7 पर भाग देंगे 1। यहाँ से 70 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 7। उसके बाद में 105 के लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें हमारे पास 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से भाग जाएगा, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। फिर इसमें 5 का भाग जाएगा 7, फिर 7 का भाग देंगे 1। तो हमारे पास क्या बनेगा 105 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 7। फिर हमारे पास है 175। 175 के लिए सबसे पहले इसमें 2 का तो भाग जाएगा नहीं, फिर इसमें भाग जाएगा, 3 का भी भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा। 5 तिया 15, 2 बचेंगे, 5 5 25। यहाँ पे फिर से 5 का भाग जाएगा 7, फिर 7 का भाग देंगे 1। तो हमारे पास 175 बराबर क्या बन गया 5 गुणा 7। तो अब हमारे पास जो तीनों संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं में हमें उभयनिष्ठ संख्या देखनी है। तो तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्या क्या बन रही है 2 इसमें है, बाकी दोनों में नहीं है तो उभयनिष्ठ नहीं आ सकता। 5 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो उभयनिष्ठ आ जाएगा 5। उसके बाद में इसमें 7 है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, तो इन दोनों में 7 उभयनिष्ठ आ रहा है। तो इसके लिए मैं से क्या बन जाएगा मैं से हमारे पास बन जाएगा 5 गुणा 7 क्या बनेगा 35। तो हमारे लिए इसके लिए मैं से कितना आ गया 35। तो एच पार्ट हमें दिया है, अब इसने
एच पार्ट में है हमारे पास संख्याएं 91, 112 और 49। तो 91, 112 और हमारे पास है 49। तो यहाँ से हमारे पास तीनों के लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 91 के लिए करेंगे, भाग जाएगा इसमें 7 का आ जाएगा 13, फिर हमारे पास 13 से भाग जाएगा आ जाएगा 1। तो 91 को लिख सकते हैं 7 गुणा 13। फिर 112 है, 112 में 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग करेंगे कितना आएगा 56। उसके बाद हमारे पास भाग जाएगा इसमें 2 का 28, फिर से 2 का भाग जाएगा 14, फिर से 2 का भाग जाएगा 7 और फिर 7 का भाग जाएगा हमारे पास आ जाएगा 1। तो हम 112 को क्या लिख सकते हैं, 112 बराबर होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में हमारे पास है 7। उसके बाद है 49, 49 में 7 का भाग जाएगा 7, फिर 7 से भाग देंगे 1। तो हमारे पास जो 49 है उसको हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणा में 7। हमारे पास इनके अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब इनका मैसह ज्ञात करने के लिए इनकी उभयनिष्ठ संख्या देखेंगे। तो 7 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो एक तो आ गई उभयनिष्ठ संख्या 7, इसमें 13 है, इसमें 13 नहीं है, इसमें 13 नहीं है, तो ये उभयनिष्ठ नहीं आएगा। अब इसमें से कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं आ रही, तो इसका मैस है कितना बन गया 7। तो हमारा जो एच पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका आई पार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमें संख्याएँ दी हैं 18, 54 और 81। तो हमारे पास संख्याएँ हैं आई पार्ट में 18, 54 और 81। तो इनके लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 18 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे 9, 3 से भाग देंगे 3, 3 से भाग करेंगे 1। तो 18 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर हमारे पास है 54, 54 में 2 का भाग जाएगा 27, 3 का भाग करेंगे 9, फिर 3 का भाग करेंगे 3, फिर 3 का भाग करेंगे 1। यहाँ से 54 बराबर क्या हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। फिर हमारे पास 81 है, 81 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 2 का तो भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग जाएगा 27, फिर 3 का भाग जाएगा 9, फिर 3 का भाग देंगे 3, फिर 3 का भाग देंगे 1। तो हमारे पास 81 बराबर क्या आ गया 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ से उभयनिष्ठ संख्या देखेंगे मैसे ज्ञात करने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास उभयनिष्ठ संख्या इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो ये उभयनिष्ठ नहीं आएगा। इसमें 3 हैं, यहाँ भी 3 हैं और यहाँ भी 3 है। यहाँ पे 3 बच गया, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। उसके अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैसे कितना बन गया 3 गुणा 3 बराबर 9। तो हमारे पास इसका जो आई पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका जे पार्ट लेंगे और जे पार्ट में जो संख्याएं दी हैं वो हैं 12, 45 और 75। 12, 45 और 75। 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे 6, 2 से भाग देंगे हमारे पास आ जाएगा 3, 3 से भाग करेंगे 1। तो 12 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर हमारे पास है 45, 45 में 3 का भाग जाएगा, ये आ जाएगा 15, फिर 3 का भाग जाएगा 5, फिर 5 का भाग देंगे 1। तो 45 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 3 गुणा 3 गुणा 5। फिर हमारे पास है 75, 75 में 3 का भाग देंगे 25, फिर 5 का भाग देंगे 5, फिर 5 का भाग देंगे 1। तो 75 बराबर क्या बन जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ से हमारे पास मैसे क्या बनेगा, इसका मैसे इसके लिए बन जाएगा हमारे पास मैसे बराबर क्या आएगा, उभयनिष्ठ 2 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 2 उभयनिष्ठ नहीं आ सकता। फिर 3 इसमें है, इसमें है और 3 इसमें भी है, तो इसका मैस है कितना आ गया 3। तो हमारा जो जे पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा जो पहला प्रश्न था वो पूरा हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है, दूसरा प्रश्न इसने कहा है निम्न का मैस है क्या है। तो हमें ये संख्याएं दी हैं, कुछ क्रमागत संख्याएं दी हैं। तो ए पार्ट इसमें दिया है 2 क्रमागत संख्याएं, 2 कोई भी क्रमागत संख्याएं अगर हम लें तो उनका मैस है कितना आएगा। तो अगर हम इसको 2 क्रमागत संख्याएं लेकर के उदाहरण लेकर देखें तो हमारे पास जैसे हैं ए पार्ट में 2 क्रमागत संख्याएं कोई भी ले लो, जैसे हमारे पास है 11 और 12। इनमें हम देखें तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं बनेगा, इसलिए हमारे पास इनका जो मैस है वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारे पास 1।
क्या आएगा, दो क्रमागत संख्याओं का मैस है वो आएगा हमारे पास 1। उसके बाद में दो क्रमागत सम संख्याएं, दो क्रमागत कोई भी सम संख्याएं लेंगे, जैसे मैं ले रहा हूं 20 और 22, इन दोनों में अगर हम गुणनखंड करके देखेंगे तो उसके उभयनिष्ठ जो गुणनखंड आएंगे, अभाज्य गुणनखंड, वो क्या होंगे, 2। तो इसका मैस है कितना आएगा हमारे पास 2। फिर सी पार्ट है हमारे पास दूसरे का, सी पार्ट में दिया है दो क्रमागत विषम संख्याएं, जिसमें हमें दिया है दो क्रमागत विषम संख्याएं कोई भी ले लो, जैसे हमारे पास है 11 और 13, इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड, इसलिए इसका मैसय भी कितना आएगा, इसका मैसय आएगा 1। उसके बाद में है हमारे पास प्रश्न नंबर 3, ये दोनों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इन्हें हम हल कर रहे हैं। तो तीसरा प्रश्न हमें दिया है इसने, अभाज्य गुणनखंडन द्वारा दो सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का मैसय इस प्रकार ज्ञात किया गया है, 4 बराबर है 2 गुणा 2 और 15 बराबर है 3 गुणा 5। चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्व गुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का मैसय 0 है। क्या यह उत्तर सही है? यदि नहीं तो सही मैसय क्या है ये हमें बताना है। तो हमें पता है कि ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो लिखेंगे 4 और 15 सह अभाज्य संख्याएं हैं, और सह अभाज्य संख्याओं में जब हम गुणनखंड करते हैं तो 4 के गुणनखंड में 1 जरूर आएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 2, और 15 के लिए भी 1 जरूर आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 गुणा में 5। यहाँ पे अगर हम उभयनिष्ठ गुणनखंड देखें तो 1 जो है वो सह अभाज्य संख्याओं का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमेशा ही रहता है, तो इसका जो मैसय आएगा वो मैसय कितना आएगा, 1 आएगा, इसका मैसय 0 नहीं आएगा। तो हमें जो उत्तर दिया गया था प्रश्न में वो क्या है, सही नहीं है। तो लिख देंगे उत्तर सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास 4 और 15 क्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, और उनका जो सार्व गुणनखंड होता है, उभयनिष्ठ जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इसका मैसय कितना है, 1। तो हमारी जो प्रश्नावली 3.6 है वो पूरी हो गई है। अब हम इसके लिए प्रश्नावली 3.7 को शुरू करेंगे। तो हमारे पास प्रश्नावली 3.7 हम करेंगे। अब इसमें हम सीखेंगे लैसय और मैसय दोनों को इकट्ठा या लैसय अकेला ज्ञात करना। तो लैसय जैसे हमने पहले बात की थी, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लैसय कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। प्रश्नावली 3.7 का जो पहला प्रश्न हमें दिया है, इसने क्या कहा है, रेणु 75 किग्रा और 69 किग्रा बारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती हैं। बार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। तो हमें इसने कहा है अधिकतम मान, तो हमने अधिकतम मान किसके लिए लिया था, अधिकतम मान यानी कि सबसे बड़ी संख्या किसके लिए ली थी, मैसय के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमें पहले क्या ज्ञात करना है, मैसय ज्ञात करना है। तो हमें 2 संख्याएं दी हैं, 75 किग्रा और 69 किग्रा। तो हमारे पास 75 और 69 2 संख्याएं हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हमारे पास सबसे पहले भाग जाएगा 3 से 25, फिर 5 से भाग जाएगा 5, फिर 5 से भाग करेंगे 1। तो 75 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5 गुणा 5। उसके बाद में हमारे पास जो दूसरी संख्या है वो है इसमें 69। तो 69 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे भाग जाएगा 3 से, कितना आएगा हमारे पास 23, फिर 23 से भाग जाएगा तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा 1। यहाँ से हमारे पास 69 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 23। अब इनके लिए जब हम मैसय ज्ञात करेंगे तो मैसय क्या लेते हैं, दोनों की उभयनिष्ठ संख्या। तो उभयनिष्ठ संख्या क्या है, इसमें दोनों में 3 उभयनिष्ठ आ रहा है, तो इसका मैसय क्या है, 3। तो इसके लिए हमारे पास आंसर क्या बनेगा, क्या लाइन बनेगी, इसके लिए लाइन बनेगी बार के उस बट्टे का अधिकतम मान जो है, जो दोनों बोरियों को बारों को पूरा पूरा माप लेगा, वो कितना है, 3 किग्रा। तो इसके लिए आंसर कितना है, 3 किग्रा। तो लाइन लिखना चाहें, लाइन लिख सकते हैं, बार के
उस बट्टे का अधिकतम मान 3 किग्रा है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो हल हो गया है। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में हमें दिया है इसने, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है प्रश्न, उस प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है ये? दूसरे प्रश्न में कहा है इसने, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। तो इसमें क्या कहा है हमें? न्यूनतम दूरी। न्यूनतम यानी कि सबसे कम। तो न्यूनतम के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे? लैसय ज्ञात करेंगे। और लैसय ज्ञात करने के लिए हम इन तीनों संख्याओं को एक साथ लिखते हैं। तो अभी तक हमने जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसमें हमने अलग अलग अभाज्य गुणनखंड किए हैं। लैसय जहां पे हमें ज्ञात करना होगा वहां हम तीनों को एक साथ लेकर के चलेंगे। क्या क्या मान दिए हैं इसने? 63, 70 और 77। तो हमारे पास 3 मान हैं प्रश्न नंबर 2 में, 63, 77 और हमारे पास है 70। इन तीनों का जब लैसय ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि इन तीनों में किसी संख्या के साथ भी 2 का भाग होता है कि नहीं। तो इसके साथ नहीं होता, इसके साथ नहीं होता, लेकिन इसके साथ हो रहा है, तो 2 का भाग दे देंगे। जिनमें भाग नहीं जा रहा वो संख्या वैसे के वैसे ही आ जाएगी। 70 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 35। अब 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि सारी विषम संख्याएं आ गई। अब इसमें भाग जाएगा 3 का भाग देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 21। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 77, क्योंकि इसमें भाग नहीं जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 35। तो अब इन तीनों में फिर से 3 का भाग जाएगा 3 का भाग देंगे, कितना आएगा? 7। यहाँ पे 77 में भाग नहीं जाता, 35 में भी भाग नहीं जाएगा। यहाँ से हमारे पास 7 का भाग देंगे इसमें, क्योंकि अब 3 का भाग नहीं जा रहा। 5 का भाग जाएगा पहले, तो 5 का भाग देंगे 7, 77 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। उसके बाद में 7 का भाग जा रहा है तीनों में, तो 1, 11 और यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर से 11 का भाग जा रहा है 1, 1 और 1। जहाँ पे ये तीनों 1 हो जाते हैं, दी गई संख्याएं 1 हो जाती हैं, वहाँ पर इन संख्याओं का हम गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास लैसय कितना आएगा? लैसय हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। तो गुणा करेंगे इन्हें, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 5 90, 90 को 7 से गुणा करेंगे, हो जाएंगे 630। 630 को 11 से गुणा कर देंगे, तो 630 को 11 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 0, 33, 3 बचेंगे, 66 और 3 69, ये बन जाएंगे 6930। तो हमारे पास वो मान क्या आ गया? न्यूनतम मान वो है 6930। तो इसकी लाइन क्या बनेगी? इसकी लाइन ये बनेगी कि उसने कितनी न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ेगी, उसके लिए है 6930 सेंटीमीटर। तो न्यूनतम दूरी कितनी आ जाएगी हमारे पास? न्यूनतम दूरी ये आ जाएगी 6930 सेंटीमीटर। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसके आगे वाला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या दिया है हमें? किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा माप ले। तो हमें क्या करना है? सबसे लंबा फीता ज्ञात करना है। तो सबसे लंबे फीते के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैसय ज्ञात करना पड़ेगा। तो इन तीनों का हम ज्ञात करेंगे मैसय। तो संख्याएं हमारे पास 825, 675 और 450। तो हमें 825, 675 और तीसरी संख्या है 450, इन तीनों का हमें मैसय ज्ञात करना है। तो मैसय ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसमें चेक करेंगे, 2 का भाग तो जाएगा नहीं,
3 का भाग जाता है क्या, 3 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, बचेंगे 2, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15। अब इसमें 3 का भाग जाएगा क्या, अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, अब इसमें भाग जाएगा 5 का। कितना आ जाएगा, 5 5 25, 2 बचेंगे, 5 5 25, फिर 5 का भाग जाएगा 11, फिर 11 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो 825 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11। उसके बाद में 675 हैं, 675 में अगर हम देखें तो 3 का भाग जाएगा, पहले 3 का भाग देंगे 2 2 5, फिर ये 3 का भाग जाएगा क्या, 3 का भाग फिर से जा रहा है, 7 तिया 21, 5 तिया 15, फिर से 3 का भाग जाएगा 25, अब इसमें 5 का भाग जाएगा 5, फिर 5 का भाग जाएगा 1। तो 675 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। उसके बाद है दूसरी संख्या, आगे वाली संख्या 450। तो 450 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले 2 का भाग जाएगा, ये कितना आ जाएगा 225। अब इसमें 3 का भाग जाएगा, 7 तिया 21, 5 तिया 15, फिर हमारे पास भाग जाएगा 3 का 25, फिर हमारे पास भाग जाएगा 5 का, ये हमारे पास आ जाएगा 5, फिर 5 का भाग जाएगा 1। तो हमारे पास 450 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब इनका मैसय ज्ञात करना है, तो मैसय क्या बनेगा हमारे पास, उभयनिष्ठ संख्या देखें 3 इसमें है, 3 इसमें भी हैं और 3 इसमें भी है, उभयनिष्ठ संख्या है, तो ये मैसय में आ जाएगी। 5 इसमें हैं, 5 इसमें भी हैं और 5 इसमें भी हैं, फिर से 5 इसमें हैं, 5 इसमें हैं और 5 इसमें भी है, 11 इसमें है लेकिन बाकियों में नहीं है, ये संख्या इसमें नहीं है, तो इसका जो मैसय है वो क्या बनेगा, 3 गुणा 5 गुणा 5। क्या आएगा, 3 गुणा 5 15, 15 को 5 से गुणा करेंगे 75। तो उस फीते की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, 75 सेंटीमीटर। लिख देंगे फीते की अधिकतम लंबाई 75 सेंटीमीटर होगी। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो पूरा हो गया। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे, प्रश्न नंबर 4, वो हमारी स्क्रीन पे आ रहा है, स्क्रीन पे हम देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 ने कहा है 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमें ये कहा है इसने कि 6, 8 और 12 इन तीनों से विभाज्य होनी चाहिए, और जब तीनों संख्याओं से कोई और संख्या विभाज्य होती है तो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, उस संख्या को हम बोलते हैं लैसय। तो हमें इसका क्या ज्ञात करना है, लैसय ज्ञात करना है। फिर इसने कहा है कि हमें 3 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है सबसे छोटी। तो 3 अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें अगर उसे किसी संख्या से गुणा करने की जरूरत पड़ती है तो हम उसे गुणा करके 3 अंकों में बदल देंगे। तो हमारे पास संख्याएं हैं 6, 8 और 12, इनका हमें ज्ञात करना है लैसय। तो प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया है 6, 8 और 12, इकट्ठा इनका भाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से भाग जाएगा 3, 4 और यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर से 2 से भाग जाएगा 2, 3, यहाँ से फिर से 2 से भाग जाएगा 3, 1 और 3, फिर 3 से भाग जाएगा 1, 1 और 1। यहाँ से इसका लैसय क्या बन जाएगा, लैसय आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। कितना आएगा, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24। तो इनका लैसय कितना आ गया 24। तो 24 एक ऐसी संख्या है सबसे छोटी जिसमें इन तीनों का भाग जाता है। अब इसने कहा है 3 अंकों का बनाना है, तो 24 के पहाड़े में या 24 के गुणजों में वो पहली संख्या बतानी है जो 3 अंकों की हो। तो 24 के गुणजों में अगर हम पहली संख्या निकालें 3 अंकों की तो वो संख्या आएगी 5वें नंबर पर। तो 6, 8, 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बन जाएगी हमारे पास, ये बनेगी 24 गुणा 5 बराबर 120। तो हमारे पास वो संख्या क्या है 120। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो हल हो गया है। अब हम करेंगे 5वां प्रश्न, और 5वें प्रश्न को देखेंगे। 5वें प्रश्न जो हमारे पास है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको पढ़ेंगे पहले। 5वें प्रश्न में दिया है
8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है। तो हमें बताना है 8, 10 और 12 से विभाज्य, तीनों से विभाज्य होनी चाहिए वो संख्या, और सबसे बड़ी संख्या बतानी है, और कितने अंकों की होनी चाहिए? 3 अंकों की। तो पहले हमें इसके लिए क्या ज्ञात करना है? लसाअ ज्ञात करना है, और उसके बाद में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम उसमें बना देंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? ये हमारे पास है 8, 10 और 12, इसका हम ज्ञात करेंगे लसाअ। तो इनका लसाअ ज्ञात करने के लिए पहले इनमें 2 का भाग जा रहा है तो कितना आ जाएगा? 4, इसमें 2 का भाग देंगे 5, फिर इसमें 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? इसमें हमारे पास मान आएगा 6, फिर 2 का भाग देंगे 2, 5 और 3, फिर 2 का भाग देंगे 1, 5 और 3, फिर हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 3, फिर आ जाएगा 1, 5 और 1। अब हम भाग देंगे 5 से, क्या आ जाएगा? 1 और 1 और 1, तीनों जब 1 हो जाते हैं इनको गुणा कर देते हैं। तो इनका लसाअ क्या आ गया? लसाअ हमारे पास आ गया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो हमारे पास क्या बनेगा? 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, 24 गुणा 5 कितने हो जाएंगे? 120। तो हमारे पास 3 अंकों की ऐसी संख्या या ऐसी संख्या जो इन तीनों से विभाज्य होती है वो कौन सी संख्या है? 120 है। अब हमें ये बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी जो हमारे पास संख्या होती है 3 अंकों की, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कौन सी बनेगी? 3 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 3 अंकों की? ये हमारे पास होती है 999। अब हमें ये बताना है कि 999 से पहले कौन सी संख्या आती है जो 120 से विभाज्य हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 999 में 120 का भाग दे देंगे, और भाग देंगे तो क्या बनेगा? 120 का भाग देंगे तो कितने पर भाग जाएगा? ये भाग जाएगा हमारे पास 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 8 96, 8 पे जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 12 8 96 यानी कि 960, कितने बचेंगे? 39। तो हमारे पास जो संख्या है वो शेषफल जो बच रहा है 39, उसे अगर हम घटा दें इस 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से, तो हमारे पास वो संख्या आ जाएगी जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और इन तीनों से क्या है? विभाज्य है। तो हमारे पास संख्या क्या बनेगी? 8, 10, 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बन जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 999 में से हम 39 घटाएंगे तो ये बन जाएंगे 960। तो इसका आंसर क्या है प्रश्न नंबर 5 का? इसका आंसर है 960। तो हमारा जो क्वेश्चन है 5वां वो हल हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे, और अगले प्रश्न में जो हमें दिया है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पहले हम प्रश्न को समझेंगे। तो प्रश्न हमें दिया है छठा, 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदलें तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी? तो जब ये एक साथ बदलेंगी तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका हमें लसाअ ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमें कम से कम टाइम के अंदर उन्हें, क्योंकि एक साथ बदलना चाहिए, तो एक साथ बदलने के लिए कम से कम टाइम के लिए हम क्या करते हैं? लसाअ ज्ञात करते हैं। तो लसाअ ज्ञात करेंगे इन तीनों का। क्या क्या दिया हुआ है? 48, 72 और 108। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 48, 72 और 108, इनका हम ज्ञात करेंगे लसाअ। ये कौन सा प्रश्न है? ये प्रश्न नंबर है 6। यहाँ से 2 का भाग जाएगा 24, यहाँ पे 2 का भाग देंगे 36, इसमें 2 का भाग देंगे 54, फिर से 2 का भाग जाएगा 12, 18, ये हो जाएंगे 27, फिर से 2 का भाग जाएगा 6, 9 और ये हो जाएंगे 27, फिर से 2 का भाग जाएगा 3, 9 और 27, फिर 3 का भाग जा रहा है 1, 3 और 9, फिर से 3 का भाग जाएगा 1, 1 और 3, फिर से 3 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 1, 1 और 1। यहाँ से हमारे पास इनका लसाअ कितना आ गया? लसाअ हमारे पास आ गया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3।
तो हमारे पास 2 आया है इसमें 4 बार और 3 आया है 3 बार। इनके गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 3 48, 48 को 3 से गुणा करेंगे, आ जाएंगे 24, 2 14 144, 144 को फिर से 3 से गुणा करना है, 12 1 अंशिल, 13 1 अंशिल, 3 और 1 4, तो इसके लिए आंसर कितना है 432। तो इसका मतलब क्या है, 432 सेकंड बाद ये जो लाइट है दोबारा से एक साथ ये जलेंगी और 432 सेकंड को हम इसे किस में बदल देंगे, इसे बदलेंगे मिनट में। तो मिनट में बदलने के लिए सेकंड को हम किससे भाग करते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60 और सेकंड एक छोटी इकाई है और मिनट बड़ी इकाई है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे। तो क्या बनेगा, 60 से भाग करेंगे तो मिनट कितने बनेंगे 432 सेकंड के, ये बनेंगे 432 बटा में 60, ये भाग जाएगा हमारे पास 7 पर, 7 6 42, 420, 7 मिनट और पीछे बच जाएंगे हमारे पास 12 सेकंड। ये एक साथ शुरुआत में कितने बजे जली थी, ये जली थी एक साथ 7 बजे। तो कितने मिनट बाद और सेकंड बाद ये दोबारा एक साथ जलेंगी, 7 मिनट और 12 सेकंड बाद। तो समय क्या होगा, एक साथ बदलने का समय कितना आएगा, 7 बजे शुरू हुई थी तो 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड पर। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो 7वां प्रश्न हमें दिया है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। 7वां प्रश्न क्या है, 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप सके। तो अधिकतम मान ज्ञात करना है, जिसमें हम क्या ज्ञात करेंगे, मैसे ज्ञात करेंगे। और इनके लिए जो हमें मान दिए हैं वो है 403, 434 और 465। तो पहली संख्या है 403, फिर है 434, फिर है हमारे पास 465। इन तीनों का हमें मैसे ज्ञात करना है। ये हमारे पास है प्रश्न नंबर 7। तो इसके लिए पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से ये भाग जाएगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है। 3 से भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि अंकों के योग में भाग नहीं जा रहा। 5 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 0 और 5 नहीं है। फिर हम 7 से चेक करेंगे तो 7 से इसमें भाग जो है 7 5 35, बचेंगे 5, 7 से भी भाग नहीं जाएगा। फिर हम इसे चेक करेंगे 11 से। 11 से चेक करने के लिए हमारे पास जो संख्या आएगी 11 3 33, बचेंगे हमारे पास 7, 11 से भी भाग नहीं जाएगा। फिर हम इसे भाग करेंगे 13 से। 13 से भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 13 3 39, 1 बचेगा, 13 हो जाएंगे, 13 एकम 13। फिर ये 31 से भाग होगा, कितना आएगा 31। तो 403 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 31। फिर हमारे पास है 434, इसमें 2 का भाग जाएगा, पहले कितना आ जाएगा 217। अब इसमें हमारे पास 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 5 का भाग भी नहीं जाएगा, 7 का भाग इसमें चला जाएगा। तो 7 3 21 और 7 एकम 7, 31 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 1। तो 434 को लिख सकते हैं 2 गुना 7 गुना 31। उसके बाद है हमारे पास 465। 465 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। फिर हम 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 5 15 और 3 5 15। फिर इसमें 3 का भाग देकर देखें तो 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग चला जाएगा, 5 3 15, 5 एकम 5 और यहाँ पे 31 है, 31 को 31 से ही भाग करना पड़ेगा। क्या बनेगा 465 बराबर 3 गुना 5 गुना 31। अब इनमें अगर उभयनिष्ठ देखें मैसे निकालने के लिए तो उभयनिष्ठ क्या है, इसमें सिर्फ एक ही संख्या उभयनिष्ठ है और वो क्या है 31। तो हमारे पास मैसे कितना आ गया 31। तो अधिकतम धारिता कितनी होगी बर्तन की, अधिकतम धारिता बराबर आ जाएगी हमारे पास 31 लीटर। तो हमारा जो 7वां प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका 8वां प्रश्न हल करेंगे। ये भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और 8वें प्रश्न को पहले हम समझेंगे कि इसने क्या दिया है। इसमें
8वें प्रश्न में दिया है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, लय से ज्ञात करना पड़ेगा। तो संख्याएं हैं हमारे पास 6, 15 और 18। तो 6, 15 और 18 का लय से ज्ञात करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है प्रश्न नंबर 8। अब यहाँ से हमारे पास 2 का भाग देंगे 3, ये 15, ये आ जाएगा 9, फिर 3 का भाग जाएगा इसमें 1, 5 और यहाँ पे आ जाएंगे 3, फिर 3 से भाग देंगे 1, 5 और 1, फिर 5 से भाग जाएगा, तीनों क्या हो जाएंगे 1। तो इनका लैसे कितना आ जाएगा, लैसे हमारे पास आएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 5 90। तो लैसे कितना आ गया 90। तो 90 ऐसी संख्या है जिसमें तीनों का भाग जाता है 6, 15 और 18 का। इसने कहा है कि 5 शेषफल बचना चाहिए हर बार, तो इसमें 5 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 6, 15 व 18 से विभाज्य ऐसी संख्या जिसमें इनका भाग देने पर 5 शेष बचता है। तो क्या होगी, 90 प्लस 5 बराबर हो जाएगा हमारे पास 95। तो हमारा 8वां प्रश्न पूरा हो गया। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे, 9वां प्रश्न। ये भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको हम पहले समझेंगे कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। तो 9वें प्रश्न में हमें दिया है इसने 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो इन तीनों से विभाज्य होगी। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, हमें ज्ञात करना होता है लैसे। तो इन तीनों का हम ज्ञात करेंगे लैसे। तो हमारे पास संख्याएं हैं 18, 24 और 32। तो प्रश्न नंबर 9 में हमारे पास जो संख्याएं दी हैं वो हैं 18, 24 और 32। इनका हम ज्ञात करेंगे लैसे। तो 2 से भाग जाएगा 9, फिर 2 से भाग जाएगा 12, 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 16, फिर 2 से भाग जा रहा है 9, 6 और ये 8, फिर 2 से भाग जाएगा 9, 3 और ये 4, फिर 2 से भाग जा रहा है 9, 3 और 2, फिर 2 से भाग जाएगा 9, 3 और 1। अब हमारे पास इसमें 3 का भाग जाएगा 3, 1 और 1, फिर से 3 से भाग जाएगा, ये तीनों क्या हो जाएंगे 1। अब इन तीनों का आपस में गुणा कर देंगे तो हमारे पास इनका लैसे कितना आ गया, लैसे आ गया है हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 हमारे पास है 5 बार, तो गुणा 2 गुणा 3 है 2 बार। अब इनको गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 2 32, 32 गुणा 3 कितने हो जाएंगे, 32 को 3 से करेंगे 96, 96 को 3 से फिर से गुणा करेंगे आ जाएंगे 18, 1 27 और 1 28। तो हमारे पास संख्या क्या आ गई 288। तो 288 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से विभाज्य है। अब हमें ये ज्ञात करना है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इन तीनों से विभाज्य हो। तो इसके लिए हम 288 के पाढ़े में देख लेंगे पहली संख्या कौन सी है जो 4 अंकों की होगी। तो ये हम भाग देंगे, गुणा करेंगे, इसके गुणज जब निकालेंगे तो ये आएगी 4 नंबर पर। तो हम 4 नंबर पर इसे 4 से गुणा कर देंगे तो लिखेंगे क्या लाइन, 18, 24 और 32 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, 288 गुणा 4 क्या आएगा यहाँ से, 4 8 32, 3 बचेंगे, 32 और 3 35, 3 बचेंगे, 4 दूनी 8 और 3 11। तो वो संख्या कौन सी है 1152। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वो हल हो गया है। अब हम इसका 10वां प्रश्न हल करेंगे और 10वें प्रश्न में हमें प्रश्न जो दिया है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। और 10वें प्रश्न में जो संख्याएं हैं वो है हमारे पास निम्नलिखित संख्याओं को लय से हमें ज्ञात करना है और जिनमें एक संख्या सदैव 3 का गुणज है। तो इनमें से जो संख्याएं दी हैं वो सदैव 3 का एक गुणज है। उसके बाद में प्राप्त लय में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए
क्या लैसे प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लैसे सदैव 3 का गुणज होता है? तो हमें ये बताना है कि जो लैसे है वो 3 का गुणज है या नहीं है। तो हमारे पास जो संख्या दी है ए पार्ट में वो है 9 और 4, इनका लैसे ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 10 का ए पार्ट है हमारे पास, संख्या है 9 और 4। तो हमारे पास इन दोनों संख्याओं का लैसे ज्ञात करने के लिए इनको इकट्ठा लिखेंगे। 2 से भाग जाएगा तो पहले क्या देगा 9 और 2, फिर 2 से भाग देंगे 9 और 1, फिर 3 से भाग देंगे 3 और 1, फिर 3 से भाग देंगे 1 और 1। तो इनका लैसे कितना आ जाएगा? लैसे बनेगा इनका 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, कितना आएगा? 2 गुणा 2 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। उसके बाद में बी पार्ट में हमें जो संख्या दी है वो है 12 और 5। तो 12 और 5, 12 और 5 का हमारे पास लैसे ज्ञात करना है। तो लैसे ज्ञात करेंगे, 2 से भाग जाएगा 6 और 5, फिर 2 से भाग जाएगा 3 और 5, फिर 3 से भाग जाएगा 1 और 5, फिर 5 से भाग जाएगा 1 और 1। इनको हम लैसे ज्ञात करने के लिए गुणा कर देंगे। गुणा करें कितना आ जाएगा? 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, 2 गुणा 2 4, 4 तिया 12, 12 पंजे कितने होते हैं? 60। उसके बाद में सी पार्ट में जो हमें संख्याएं दी हैं वो हैं 6 और 5। तो हमारे पास 6 और 5 का लैसे ज्ञात करना है। तो 6 और 5 को इकट्ठा लिखेंगे, कितना आएगा? 2 से भाग जाएगा 3, ये 5, 3 से भाग जाएगा 1 और इधर क्या आ जाएगा 5, फिर 5 से भाग जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे 1। तो लैसे ज्ञात करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे। 2 गुणा 3 गुणा में 5, 2 गुणा 3 कितने होंगे? 6, 5 से गुणा करेंगे 30। उसके बाद में हमारे पास है डी पार्ट। डी पार्ट में जो संख्याएं दी हैं वो हैं 15 और 4। तो हमारे पास 15 और 4 हैं। इसके लिए लैसे ज्ञात करने के लिए इनको इकट्ठा लिखेंगे। पहले 2 से भाग जाएगा 15, ये 2 आ जाएगा, फिर 2 से भाग जाएगा 15 और 1, 3 से भाग करेंगे 5 और 1, उसके बाद 5 से भाग करेंगे 1 और 1। तो हमारे पास इसका लैसे कितना आ गया? इसका लैसे हमारे पास आ गया है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, कितना आएगा? 2 गुणा 2 4, 4 तिया 12, 12 पंजे कितने हो जाएंगे हमारे पास? 60। तो इनके लिए जो लैसे आए हैं उन्हें अगर हम देखें 36, 60, 30 और इधर भी हमारे पास क्या है 60। तो हमारे पास जो लैसे हैं वो क्या है? 3 का एक गुणज है। तो हमें जो पूछा था इसने कि प्राप्त लैसे में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए, क्या लैसे प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? तो दोनों संख्याओं का गुणनफल भी हम कह सकते हैं। 9 को 4 से गुणा करेंगे 36, 6 को 5 से गुणा करेंगे 30, 12 को 5 से करेंगे 60, 15 को 4 से गुणा करेंगे 60। तो ये दोनों संख्याओं का ये क्या है? गुणनफल है। और उसके साथ ही इसने पूछा है क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लैसे सदैव 3 का एक गुणज है? तो हम कह सकते हैं इसमें कि जो हमारे पास लैसा आया है वो 3 का एक गुणज है। तो हमारी जो लाइन लिखी है उसी को दोबारा लिखना है कि जो लैसे आए हैं वो दोनों संख्याओं का गुणज है, गुणनफल है, और दूसरा जो हमारे पास जो लैसे बने हैं वो 3 के गुणज हैं। तो लास्ट में लाइन आ जाएगी। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे, 11वां प्रश्न। और 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसे हम देखेंगे, पहले समझेंगे कि उसने क्या प्रश्न दिया है, उसके बाद उसे हम हल करेंगे। तो 11वें प्रश्न में दिया है हमें निम्नलिखित संख्याओं का लैसे ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? गुणनखंड है। जो संख्याएं हमें दी हैं इसने। उसके बाद हमें कहा है कि ए पार्ट में हमारे पास जो संख्याएं हैं बी, सी और डी पार्ट में प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं। तो इसमें आप क्या देखते हैं वो हमें इसमें बताना है कि क्या नियम इसमें लागू हो रहा है। तो ए पार्ट में हमें जो संख्या दी है, ए पार्ट में प्रश्न नंबर 11 के ए पार्ट में हमें संख्या दी है 5 और 20 और इसका हमें ज्ञात करना है लैसे। तो 5 और 20 का लैसे ज्ञात करेंगे, एक साथ लिखेंगे। 2 से भाग जाएगा, याद आएगा 5, 10, फिर 2 से भाग जाएगा 5 और 5, फिर 5 से भाग जाएगा 1 और 1।
तो 5 और 20 का लैस है कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 2 गुणा 5, ये कितना बनेगा 20। उसके बाद में बी पार्ट है हमारे पास, बी पार्ट में संख्याएं दी हैं 6 और 18। तो 6 और 18 को इकट्ठा लिखेंगे, लैसे ज्ञात करेंगे, 2 से भाग देंगे 3, इधर हमारे पास जो संख्या है उसमें 2 का भाग जाएगा 9, फिर 3 से भाग देंगे 1, इधर 3, फिर 3 से भाग देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे 1, और लैसे कितना आ जाएगा इन दोनों का, लैसे हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 3, ये कितने होंगे 2 तिया 6 तिया 18। तो हमारे पास इसका लैसे आ गया 18। फिर सी पार्ट में हमारे पास जो संख्या है वो है 12 और 48। तो हमारे पास संख्या है 12 और 48, इनका लैसे ज्ञात करेंगे। लैसे ज्ञात करने के लिए 2 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 24, फिर से 2 से देंगे 3, 12, फिर 2 से भाग देंगे 3, 6, फिर 2 से भाग देंगे 3, 3, फिर 3 से भाग देंगे 1 और 1। तो इनका लैसा कितना आ गया, इनका लैसा आया है हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में हमारे पास है 3, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 तिया 48। उसके बाद में हमारे पास जो डी पार्ट है उसके लिए जो संख्याएं दी हैं वो है 9 और 45। तो 9 और 45, यहाँ पे हमारे पास जो 9 और 45 है उनका लैसा कितना आएगा, 3 से भाग देंगे 3, यहाँ पे 3 से भाग देंगे 15, फिर से 3 से भाग देंगे 1, यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर 5 से भाग जाएगा 1 और 1। इनका लैसा क्या बनेगा, लैसा हमारे पास बन गया है 3 गुणा 5, 3 गुणा 3 9, 9 को 5 से गुणा करेंगे 45। तो इनके हमारे पास लैसे आ गए हैं। अब हमें इसने पूछा था कि परिणामों से आप क्या देखते हैं, तो परिणामों से अगर हम देखें तो 5 और 20 का लैसे कितना आया है 20, जो 6 और 18 है उनका लैसे कितना आया है 18, 12 और 48 का लैसे कितना है 48, और जो 9 और 45 है उनका लैसे कितना है, ये है लैसे हमारे पास 45। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का लैसे बड़ी संख्या होगी यदि एक संख्या दूसरी संख्या का क्या हो, गुणनखंड हो। तो हमने बताया था कि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है, तो इनका लैसे क्या होगी, इन दोनों में से बड़ी संख्या होगी। तो हमारी जो 3.7 प्रश्नावली है वो पूरी हो गई है। अब आगे की वीडियो में हम कोई नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई आपको चैलेंज हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो आगे की वीडियो में हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।